तो मेरे भाई वन पीस मांगा चैप्टर 1120 के इनिशियल सेगमेंट का शुरुआत होता है एक फ्लैशबैक के जरिए से, जहां पर हम लोग 26 साल पहले पास्ट में गए हैं। हमको यहाँ पर वेगापंक और प्रोफेसर क्लोअर दिखाई दे रहे हैं पंक हैजार्ड में। हमको पता है कि प्रोफेसर क्लोअर और वेगापंक एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, पर यहाँ पर प्रोफेसर क्लोअर इंसिस्ट कर रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था वेगापंक से कि वेगापंक उसको असिस्ट करे उसके वाइड सेंचुरी के रिसर्च के ऊपर। अब ऑब्वियसली यहाँ पर वेगापंक प्रोफेसर क्लोअर को नकारते हुए बोलता है कि मैं काम कर रहा हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ, तो इस पूरे हालात में मैं तेरा कुछ भी मदद नहीं कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पर वेगापंक राय देता है प्रोफेसर क्लोअर को कि वो भी इन सब सारी चीजों में ना पड़े, वो भी वाइड सेंचुरी की रिसर्च में ना इंडल्ज करे, क्योंकि इसका नतीजा ही बहुत ही गलत होने वाला है। यहाँ पर हमको एक इंटरेस्टिंग बात यह भी पता चलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रोफेसर क्लोअर को कई बार पकड़ा हुआ था इन सब सारे मामलों में, पर वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रोफेसर क्लोअर को छोड़ देते हैं क्योंकि उन लोग बेसिकली ट्रैक करना चाहते थे कि और कौन कौन शामिल है प्रोफेसर क्लोअर के इस पूरे रिसर्च में। तो इस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट काइंड ऑफ उसको पकड़ के छोड़ रहे थे। वेगापंक का यहाँ पर मानना था कि इतिहास को इतिहास में ही रहने दो, इतिहास के पुराने पन्नों को पलट कर कुछ भी वहां पर सही या गलत हमको मिलने वाला नहीं है बहुत पुराने स्टोरीज को सुन के। ये हमको काइंड ऑफ यहाँ पर वेगापंक का नेपोलियन एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। हमको पता है कि नेपोलियन ने बोला था कि हिस्ट्री इज अ सेट ऑफ लाइज अग्रीड अपॉन, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्या हुआ था पास्ट में। यहाँ पर हमको प्रोफेसर क्लोअर के ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। प्रोफेसर क्लोअर वेगापंक को एक किस्सा सुनाता है। वो बताता है कि उसके बड़े भाई को मार दिया गया था क्योंकि उसके नाम में डी वर्ड था। तो उस टाइम पे प्रोफेसर क्लोअर अपने आप को बचाने के लिए जिन लोगों ने उसके भाई को मारा था उनको बोलता है कि मैं इसका भाई नहीं हूँ, मैं इसका दोस्त हूँ। तो इस वजह से उस तरीके से प्रोफेसर क्लोअर का जान बच जाता है। तो ये यहाँ पर हमको बताता है कि प्रोफेसर क्लोअर भी डी क्लैन से बिलोंग करता है। ये पूरे कॉन्वर्सेशन में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि प्रोफेसर क्लोअर कितना पैशनेट था इस पूरे चीज के बारे में। वो सच में जानना चाहता था हिस्ट्री के बारे में कि क्या हुआ था वाइड सेंचुरी में, पर वेगापंक इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। वेगापंक अपना पीठ दिखा के चलने लगता है, अपने पंख हैजार्ड में जाने लगता है। तभी प्रोफेसर क्लोअर को बोलता है कि तू रुक, तेरे को एक दिन जो इतिहास की आवाजें हैं वो तेरे को पुकारेगा या वो तुझे बुलाएगा, और मैं जब मैं पजल पूरा ये सॉल्व कर दूंगा वाइड सेंचुरी का, तब तू बेसिकली मेरे को इग्नोर नहीं कर पाएगा। यहाँ से हम लोग कट करके जाते हैं 22 साल पहले, जहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि वेगापंक इस टाइम पे पंख हैजार्ड पे है। हमको सीजर क्लाउन दिखाई दे रहा है। तो इसी टाइम पे वेगापंक को पता चलता है बस्टर कॉल के बारे में, ओहारा इंसिडेंट के बारे में, कि किस तरीके से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने एक बस्टर कॉल के जरिए से पूरा ओहारा आइलैंड को ही इनाइलेट कर दिया है। तो वेगापंक ये न्यूज रिसीव करने के बाद वो प्रोफेसर क्लोअर के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है जो प्रोफेसर क्लोअर ने उसको बोला था, उसके हाथ में रॉबिन का वांटेड पोस्टर है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग हमारे भाई वेगापंक को ओहारा में देख रहे थे। ओहारा के डिस्ट्रक्शन के बाद वेगापंक गया था ओहारा में। हमने ये सीन ऑलरेडी देखा है। हमको पता है कि ड्रैगन भी मिला था हमारे भाई वेगापंक से, उन लोगों ने बात किया था एक दूसरे के साथ। मुझे वेगापंक को लेके एक बात बहुत ज्यादा आयरॉनिक लगता है, वो ये है कि पहले तो प्रोफेसर क्लोअर ने पूछा था वेगापंक को कि क्या तू मेरा साथ देगा वाइड सेंचुरी के ऊपर रिसर्च करने के लिए। वेगापंक नकार देता है। हमको पता है कि ड्रैगन भी पूछता है वेगापंक को कि क्या तू मेरे साथ काम करेगा, मैं मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ, मैं रिबेल करने वाला हूँ वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्या तू मेरा साथ देगा। वेगापंक नकारता है। पर अल्टीमेटली वेगापंक की सबसे ज्यादा सिरदर्द बन गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। ये सब सारे जो कांड हो रहा है एगेड आइलैंड के ऊपर वो वेगापंक की वजह से ही हो रहा है। तो वेगापंक ने बहुत ही खतरनाक गेम खेला। एगेड आइलैंड पे जो ट्रायंगल शेप का ट्रांसपॉन्डर स्नेल इम्प्लांट किया था वेगापंक ने एंशिएंट जायंट रोबोट के ऊपर, वो अभी तक ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल पूरे दुनिया में, जिसका मतलब ये है कि वेगापंक का मैसेज जो है वो अभी तक ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हमको पता है जो एंशिएंट जायंट रोबोट था वो पानी में गिर गया था, पर फिर से वो उठ के आता है क्योंकि हमको पता है कुछ तो लूफी से लेना देना है, वहां पर लूफी के गियर 5 से लेना देना है। वेगापंक जब ब्रॉडकास्ट में हिस्ट्री के बारे में बात करने लगता है कि किस तरीके से जो जीतता है वही हिस्ट्री लिखता है, तब हमको एक रॉबिन का पैनल मिलता है जो बहुत ही एक कूल पैनल था। ये बहुत एक ब्यूटीफुल पैनल था मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको पता है कि उसके मायने क्या रखते हैं रॉबिन के लिए। एगेड आइलैंड के अपर सेक्शन पे हमको पता है कि बापू चेस कर रहा है थाउजेंड सनी को। जोरो ग्रुप का प्लान है कि उन लोग किसी न किसी तरीके से कूदे बस्ट मार के यहाँ पर से एस्केप करे, पर बापू ये होने नहीं देगा। हमको पता है, हमने देखा है प्रीवियस चैप्टर में कि किस तरीके से जोरो और बापू ने क्लैश किया था। तो बापू यहाँ पर डेंजरस हमको दिखाई दे रहा था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि बापू थाउजेंड सनी को रोकने वाला है। लिली स्ट्राइड पायरेट्स के शिप पे थी और वो बात कर रही थी। वो बता रही थी किस तरीके से अगर बापू ने थोड़ा भी शिप के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो शिप डायरेक्टली ग्राउंड पे लैंड कर सकता है या एक अनसेफ तरीके से लैंड कर सकता है। तो उस पूरे हालात में शिप का क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगा। लिलिथ जब ये सब सारी चीजें बता रही थी तभी ही एटलस पीछे से आके खतरनाक नॉकआउट पंच मारती है लिलिथ को। लिलिथ कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो जाती है। जैसे ही लिलिथ अनकॉन्शियस होती है तभी ही योग काइंड ऑफ सेंस करती है कि लिलिथ का कनेक्शन टूट गया है उससे। तो वो ऐसा अज्यूम करती है कि लिलिथ का डेथ हो गया है। उसको पता नहीं
नहीं है कि क्यों एटलस ने ये सब सारी चीजें किया, पर वो सेंस कर रही है कि लिलिथ का डेथ हो गया है, तो वही वो कन्वे करती है एल्डर्स को। मेरे को ये काइंड ऑफ कन्वीनियंट लगा कि किस तरीके से अनकॉन्शियस होने से ऐसा लगा कि योग को कि लिलिथ का डेथ हो गया है, वो मेरे को बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगा। पर ठीक है एटलस इस पूरे सिचुएशन में अपने आप को सेक्रीफाइस करती है स्ट्राइड पायरेट्स को एस्केप करने के लिए। हम देखते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स जो जोरो का ग्रुप है जो एगड आइलैंड के अपर सेक्शन पे है, उन लोग कूदे बर्स्ट मार के लिफ्ट ऑफ कर लेते हैं। हम देख रहे थे इसके बाद एटलस और बापू के बीच में फाइट, जहां पर पहले तो बापू एटलस का एक हाथ उड़ा देता है, बाद में एटलस एस्ट्रो बॉय स्टाइल जाके टेक डाउन मारने जाती है बापू के ऊपर, पर बापू बहुत ही आसानी से एटलस को बेसिकली पिन डाउन कर देता है। एटलस का यही पूरा चीज था कि वो टाइम बाय करना चाहती थी स्ट्राइड पायरेट्स के लिए ताकि उन लोग एस्केप करें। मुझे लगता है कि इस पूरे फाइट में एक टाइम पे एटलस अपने आप को सेल्फ डेटोनेट करती है, मुझको पता नहीं है एग्जैक्टली, मेरे को ऐसा लगा कि मे बी बापू ने फाइनल ब्लो मारा, बाद में एटलस का ब्लास्ट हुआ। मे बी ऐसा ये भी हो सकता है कि एटलस ने अपने आप को जानबूझकर ब्लास्ट किया ताकि बेसिकली एक वो फाइनल अटेम्प्ट हो उसका। पर एक बात मुझे लगता है कि सच है, वो ये है कि जब एटलस का ब्लास्ट होता है तब हम देखते हैं कि स्ट्राइड पायरेट्स का शिप थोड़ा और प्रोपेल करता है, प्लस बापू एक सीवियर डैमेज लेता है। पर बापू क्योंकि एक कंप्लीटली डिफरेंट प्लेनेट से आया है, किसको पता, पूरे एल्डर्स मतलब उन लोगों का हीलिंग कैपेसिटी इंसेन है। हम यहाँ पर देख रहे थे कि बापू के सिर का एक हिस्सा कंप्लीटली गायब हो गया था पर फिर भी वो हील कर पा रहा था, वो काइंड ऑफ क्रेजी। हमने देखा है यार सब सारे लोगों के साथ, एल्डर्स के साथ, कि उन लोग हील करते हैं। पर यहाँ पर क्वाइट इंटरेस्टिंगली जब योग बोलती है कि एटलस मर चुके हैं, सब सारे वेगापंक मर चुके हैं, तब बापू बोलता है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझको पता नहीं है कि बापू क्या सेंस कर रहा है लिलिथ को कि नहीं यहाँ पर बापू का स्टेटमेंट, बापू का जो रिस्पॉन्स था वो डेफिनेटली क्वाइट इंटरेस्टिंग था कि बापू का मतलब क्या था। एगड आइलैंड के लोअर सेक्शन पे एंशिएंट जायंट रोबोट लूफी एके जॉय बॉय को बोलता है कि भाई तू यहाँ पर से चले जा, मैं यहाँ पर सब सारी चीजें संभाल लूंगा। मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा जिस तरीके से जब एंशिएंट जायंट रोबोट लूफी को जॉय बॉय बोलता है तब लूफी पीछे देख रहा था, तो एंशिएंट जायंट रोबोट उसको बोलता है भाई तू ही है वो चोजन वन, तेरा ही नाम है जॉय बॉय। तो बाद में लूफी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। एंशिएंट जायंट रोबोट और लूफी जब बात कर रहे थे तब दूसरे किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था, ये काइंड ऑफ अ वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स की तरह मेरे को लग रहा था। ये मेरे को याद दिलाया मोमोनोस्की का सिचुएशन भी। हमको पता है कि जब कायदो ने लूफी को नॉकआउट कर दिया था और लूफी को पानी में गिरा दिया था, तब लूफी ने टेलीपैथिकली या वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के जरिए से मोमोनोस्की से बोला था कि मैं जीतूंगा, वो सब सारी चीजें। तो यहाँ पर उसी तरीके का टेलीपैथी चल रहा है या क्या चल रहा है भगवान को पता। हमको पता है कि एल्डर्स भी एक दूसरे के साथ टेलीपैथिकली बात कर पा रहे हैं, तो मुझको पता नहीं है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उन लोग। कुछ तो डेफिनेटली यहाँ पर लिंक है इन दोनों लोगों के बीच में, ये रोबोट और लूफी के बीच में। हमको पता है कि ये रोबोट लूफी को जॉय बॉय बोल रहा है, तो मे बी ये भी डी क्लैन से है या इसको भी डी क्लैन ने बनाया था, एंशिएंट किंगडम में बनाया था, वो सब सारी चीजें। ये एंशिएंट जायंट रोबोट वर्सेस एक एल्डर के बीच में फाइट होता है। जो वर्म वाला एल्डर है वो अटैक करता है एंशिएंट जायंट रोबोट के ऊपर। हम देखते हैं कि एंशिएंट जायंट रोबोट उस वर्म वाले एल्डर को ब्लॉक करता है, पर वो वर्म वाला एल्डर एंशिएंट जायंट रोबोट के लेफ्ट सेक्शन को कंप्लीटली उड़ा देता है। हमको पता है कि एंशिएंट जायंट रोबोट 900 साल पुराना है, इस वजह से वो रस्टी हो गया है। एक टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि एंशिएंट जायंट रोबोट फ्रैंकी की तरह स्ट्रॉन्ग राइट मारने वाला है या वो अपना हाथ लॉन्च करने वाला है ये वर्म वाले एल्डर के अगेंस्ट, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पर। ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है 3 सीन्स के साथ। पहले सीन में हम लोग सैंजे गार्सिया को वाइकिंग के शिप के ऊपर लैंड करते हुए देख रहे थे, जायंट्स के शिप के ऊपर लैंड करते हुए देख रहे थे। वो कते सैंजे गार्सिया कते कुमा और बानिक को यहाँ पर से जाने नहीं देना चाहता है, वो उनको ही टारगेट कर रहा था। यहाँ पर एंशिएंट जायंट रोबोट के सामने 2 एल्डर्स है, वर्म वाला एल्डर और पिग वाला एल्डर। ऐसा लग रहा है कि ये एंशिएंट जायंट रोबोट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाला है। मुझको पता नहीं ये कौन सा ऑप्टिमस प्राइम या डिसेप्टिकॉन या क्या ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहा है यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उसके पास कुछ है और वो कुछ करने वाला है यहाँ पर। थर्ड सीन में हमको स्ट्राइड पायरेट्स का शिप हवा में दिखाई दे रहा था, मोस्ट प्रोबेबली वो एक सेफ लैंडिंग करने वाला है। और फाइनल पैनल में, इस चैप्टर के फाइनल पैनल में वेगापंक अपना, मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग का मैसेज है वो कंक्लूड कर रहा है। तो यही सब सारी चीजें था ये पूरे चैप्टर में, ये सब सारी चीजें चल रहा था। बहुत ही एक क्रेजी चैप्टर था, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर में फाइट था, इंफॉर्मेशन था, इमोशन था, कई सारा मिक्सचर था इस पूरे चैप्टर में, जो इस पूरे चैप्टर को ग्रेट बनाता है। मेरे हिसाब से 8.5 आउट ऑफ 10 वाला चैप्टर है। तुम्हारा ओपिनियन क्या है इस चैप्टर के बारे में, मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर तेरे को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले। पर ये सब सारी चीजें था। तू अपना ख्याल रख, पीस मेरे भाई।